चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज कानपुर देहात पहुंचे। यहां उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने रसूलाबाद कस्बे में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए योगी सरकार को बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं, बिजली की महंगाई, साफ सफाई व विकास कार्यों को लेकर के घेरा। अखिलेश ने कहा निकाय चुनाव में कूड़ा के साथ बीजेपी का भी सफाया होगा। साथ ही उन्होंने कहा आवारा जानवर और बेरोजगारी से लोग परेशान हैं। ने जो भी पैसा दिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अधिकारियों से मिलकर के लूट लिया और इसी बर्बादी की वजह से जनता इनसे नाराज है। बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है, महंगाई बड़े पैमाने पर है। अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने 2 सेल्फी पॉइंट बना दिए। वो अपने घर के बगल में गोमती नदी में बदबू, गंगा मैया में बदबू, गंदगी, और आज भी नाले नहीं बंद कर पाए। बिना नाले बंद किए क्या संभव है गंगा साफ हो जाएगी? ये जो मिलन है गंगा से और नालों का, क्या ये सरकार रोक पाई है? तो फिलहाल जिस तरीके से दूसरे चरण को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या माहौल है, अब से थोड़ी देर बाद ही अगर बात करें तो लगभग 1 घंटे बाद जो है दूसरे चरण के निकाय चुनाव को लेकर के प्रचार भी बंद हो जाएगा। तो दूसरे चरण के चुनाव में क्या है माहौल? तो नगर निकाय के दूसरे चरण का मतदान 11 मई को 38 जिलों में होगा और 13 मई को नतीजे आएंगे। और दूसरे चरण में गाजियाबाद, मेरठ, अलीगढ़, शाहजहांपुर, बरेली, कानपुर नगर, अयोध्या नगर निगम के चुनाव होने हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 9 मई को शाम 6 बजे यानी कि अब से लगभग 1 घंटे बाद जो है वो चुनाव प्रचार थम जाएगा और पोलिंग पार्टियां भी उसके बाद रवाना होंगी। तो कौन कहां पर किसको दे रहा है टक्कर, किसने साधा निशाना, जनता के बीच किसकी क्या कुछ राय है, क्या छवि है, किन किन मुद्दों को लेकर के प्रत्याशी जनता के बीच गए, भारत समाचार पर चुनाव का पूरा अपडेट, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान जो मतदाता हैं वो जो प्रत्याशी किन किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच गए। तो नगर निकाय के दूसरे चरण का मतदान 11 मई को 38 जिलों में होना और 13 मई को नतीजे आएंगे। और दूसरे चरण में गाजियाबाद, मेरठ, अलीगढ़, शाहजहांपुर, बरेली, यहां पर क्या कुछ तस्वीर है। मुख्य मुकाबला बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के बीच का है। लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि इस बीच बीएसपी भी अपने प्रत्याशियों को खड़े करे, निर्दलीय भी प्रत्याशी ताल ठोककर चुनावी मैदान में हैं। तो निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान तो खत्म हो चुका है। अंतिम चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और शाम 6 बजे निकाय चुनाव का प्रचार प्रसार पर ब्रेक लग जाएगा। फिर उसके बाद डोर टू डोर प्रचार होगा। सीएम योगी ने आखिरी दिन धुआंधार प्रचार किया। सीएम योगी ने कानपुर, बांदा और चित्रकूट में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में जमकर प्रचार किया और वोट देने की अपील की। एक खास रिपोर्ट जरा देखिए। माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच में आ गए हैं। निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान हो चुका है और 11 मई को दूसरे चरण का मतदान है। इसी कड़ी में बीजेपी धुआंधार प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। सीएम योगी ने कानपुर के किदवाई नगर में कमर्शियल मैदान में बीजेपी की मेयर पद की प्रत्याशी प्रमिला पांडे के लिए वोट मांगे। कानपुर के बाद सीएम योगी ने बांदा में जनसभा की और बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट अपील की। निकाय चुनाव में धुआंधार प्रचार में जुटे सीएम योगी एक के बाद एक जिलों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कानपुर और बांदा के बाद सीएम योगी ने चित्रकूट में भी प्रचार किया और जनता से भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील हम सबके सामने 2 दृश्य बहुत स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर देता है। 14 के पहले का भारत,
भारत के सामने पहचान का संकट खड़ा करने वाला, भारत के 140 करोड़ आबादी के सामने अविश्वास का वातावरण पैदा करने वाला, वैश्विक मंच पर भारत के नागरिकों को अपनी पहचान का संकट खड़ा करने वाला नेतृत्व भारत के अंदर था। सीमाएं सुरक्षित नहीं थी, आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद चरम पर था, विकास के कार्य ठप पड़ गए थे, भ्रष्टाचार चरम छूता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन भाइयों बहनों, 2014 के बाद का भारत, आपने अभी आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य महोत्सव में विगत वर्ष आपको शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ होगा। यहाँ की बहनें, यहाँ की बेटियां, यहाँ का बेटा किसान, यहाँ का व्यापारी, हर व्यक्ति इस बात के बारे था क्या हमारे लिए आएंगे। और वास्तव में आपका परिश्रम भी और आपकी साधना भी सिद्ध हो रही है। जब बुंदेलखंड विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रहा है। निकाय चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जनसभाएं की और वोट मांगे। अब देखना ये होगा कि जनता इस बार किसे जीत का ताज पहनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। इन सबको विजयी बनाने के लिए आप सबसे करते हुए जय श्री राम। और दूसरे चरण के चुनाव में क्या है माहौल? दूसरे चरण के जिले जरा देखिए, बरेली, पीलीभीत, हाथरस, कासगंज। यहां पर होना है 11 मई को मतदान। एटा, अलीगढ़, कानपुर और फर्रुखाबाद, जहां पर दूसरे चरण के ये जिले हैं। और किस जिले में किसके पक्ष में हवा चल रही है? निकाय की जंग में कौन बाजी मारता नजर आ रहा है? चुनाव को लेकर के किसकी क्या कुछ तैयारियां हैं? निकाय की जंग में हर वो खबर अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तमाम हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। फिलहाल हमारे संवाददाता कानपुर से हमारे साथ अवनीश दीक्षित जुड़े हैं और साथ ही साथ बुलंदशहर से मनोज उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़े हैं। और इसी के साथ साथ अपने दर्शकों को बता दें कि मेरठ से भी हमारे संवाददाता जुड़े हैं और साथ ही साथ बुलंदशहर से मनोज उपाध्याय और कानपुर से भी हमारे संवाददाता, मेरठ से श्वेत जी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हैं। तमाम संवाददाताओं से जानकारी लेंगे। सबसे पहले मैं कानपुर संवाददाता अवनीश के पास चलूंगा। अवनीश, लगातार चुनावी माहौल को लेकर के अगर बात करें, कानपुर में सबसे ज्यादा चुनाव प्रचार हुआ क्योंकि मेयर प्रमिला पांडे को दोबारा मौका दिया, इसलिए जो है राजनीतिक सरगर्मियां भी जोरों पर है। क्या कुछ माहौल है, क्या तस्वीर नजर आ रही है? देखिए, आज मंगलवार के दिन स्टार प्रचारकों ने कानपुर की गली गली छान मारी। चाहे मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करूं, उन्होंने कमर्शियल ग्राउंड में आकर के लगभग लाखों की जनसभाओं में आकर के भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी जिताने की अपील की। वही पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रोड शो करके अपनी प्रत्याशी वंदना वाजपेयी जिताने की अपील की। दोनों ही पार्टियां बराबर कांटे की टक्कर दे रही हैं, लेकिन जो समीकरण बन रहे थे, बराबर बनते बिगड़ते समीकरणों के बीच में जो कांग्रेस के प्रत्याशी के बीच में आ जाने से असली अवस्थी के कहीं न कहीं दोनों पार्टियों को जीतने की राह आसान नजर नहीं आ रही। असली अवस्थी ने भी मजे की दस्तक दी क्योंकि सभी समीकरण साफ था कि जो ब्राह्मण प्रत्याशी लाएगा उसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा। ब्राह्मणों का वोट प्रतिशत कानपुर में वो है लगभग 3 लाख वोट है, ब्राह्मणों का है 22 लाख वोटों में। तो जो ब्राह्मण वोट जिसको मिल जाए वही यहाँ का मेयर बनेगा। तो दोनों समाजवादी पार्टी ने वंदना वाजपेयी प्रत्याशी बनाए, इनके पति अमिताभ वाजपेयी यहाँ से विधायक है। कांग्रेस ने यहाँ AICC मेंबर विकास अवस्थी की पत्नी आसनी अवस्थी को प्रत्याशी बनाया और साथ ही प्रमिला पांडे को दोबारा भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा, जो पहले भी मेयर रह चुकी है। तो निश्चित रूप से कांटे की टक्कर दोनों में और जो देखने को मिली। कार्यकर्ताओं का खासा जोश भी है और यही वजह है कि आज तक जो स्टार प्रचारकों की बात करें तो समाजवादी पार्टी से डिम्पल ने, शिवपाल यादव ने, स्वयं अखिलेश यादव, साथ ही साथ जो उनके और भी जो सांसद विधायक थे उन्होंने कानपुर गली गली में जाकर के प्रचार किया। वहीं केशव प्रसाद मौर्य, चाहे ब्रजेश पाठक हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे स्वतंत्र देव हो, चाहे और भी कई नेता जो हो, जो जितने भी थे जो प्रभारी थे, विजय बहादुर पाठक जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री, उन्होंने तो कानपुर में डेरा डाल रखा है। और साथ ही एक चुनाव की रणनीति जो बना के उन्होंने पूरा चुनाव लड़ा मेयर का। तो ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी सब पर भारी नजर पड़ती नजर आ रही है। भले ही उनको दोबारा टिकट मिला हो, लेकिन उनकी जो लड़ाई है वो सीधी लड़ाई समाजवादी पार्टी से। बिल्कुल, बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी है। हालांकि अन्य दल भी वहां पर ताल ठोक करके चुनावी मैदान में पूरी तरीके से टक्कर दे रहे हैं। तो लगातार हमारे साथ संवाददाताओं की फौज बनी हुई है
और हमारे साथ सहयोगी तमाम जुड़े हुए हैं। अपने दर्शकों को बता दें 5:05 लगभग हुआ है, 55 मिनट और है प्रचार का। अंतिम दौर में प्रचार प्रसार चल रहा है, उसके बाद 6 बजे प्रचार थम जाएगा। अब से ठीक 1 घंटे बाद अपने दर्शकों को इस बीच पल पल का अपडेट हम दे रहे हैं कि चुनावी प्रचार कहां पर हुआ, क्या अभियान है और जनता के बीच जो है प्रत्याशी किन किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं। शोएब जिया के पास चलेंगे, मेरठ से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। मेरठ अगर बात करें शोएब आपसे, तो मेरठ में फिलहाल वहां पर देखा जाए तो अखिलेश यादव भी प्रचार के लिए गए और उन्होंने चुनावी मुद्दों के बीच पहलवानों पर भी जमकर लेकर के बीजेपी को कहीं ना कहीं घेरा। बिल्कुल आलोक, मेरठ का एक अलग इतिहास रहा है। अगर नगर निकाय चुनाव की बात करी जाए, यहाँ पर जो लंबे समय से जो अरसा कब्जा रहा है वो कभी बसपा का तो कभी भाजपा का यहाँ पर कब्जा रहा है नगर निगम की सीट पर। लेकिन अब की बार जो सपा ने जो है यहाँ पे मजबूती से अपनी टाल ठोकी है। भाजपा ने हालांकि भरोसा जो जताया था वो अपने जो 2012 से 2017 तक यहाँ पे मेयर थे हरूकांत आलीवालिया को दोबारा से टिकट देकर मैदान में उतारा गया था। लेकिन सबसे मजबूत यहाँ पे पार्टी अगर निकाय चुनाव में मानी जाती थी तो वो भाजपा या उसके बाद सपा बसपा मानी जाती थी, क्योंकि बसपा के पास जो वोट बैंक था वो दलित और उसके साथ प्लस मुस्लिम वोट बैंक था। तो कहीं ना कहीं अब की बात समाजवादी ने भी इसमें बड़ी मजबूती से ताल ठोकी है। जो यहाँ के सरदाना के विधायक अतुल प्रधान, उनकी पत्नी को मैदान में उतारा गया। लगातार वो अपने चुनाव प्रचार में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो जो इस समय दलित वोटों में सेंधमारी की बात है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से चंद्रशेखर जो है समाजवादी के साथ आए हैं, तो आशा यही संभावना जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं जो दलित वोटर है वो भी कहीं ना कहीं समाजवादी की तरफ रुख करेगा। अंदरूनी कले की समाजवादी के अंदर बात निकल कर आई थी। लेकिन अब की बात जिस तरह से कल एक जो अखिलेश यादव है उन्होंने मेरठ के अंदर रोड शो किया था, उस रोड शो के अंदर भारी भीड़ और अपार जो जनता थी वो देखने को मिली थी, जिसके बाद अखिलेश के साथ साथ जो उनके मैदान में उतरे हुए प्रत्याशी हैं वो सब के सब गदगद हो गए थे। कहीं ना कहीं अभी तक जो समाजवादी को यहाँ पर थोड़ा कमजोर माना जाता है। लेकिन जिस तरह से अतुल प्रधान के जो कल अखिलेश यादव ने रोड शो कराया, तो कहीं ना कहीं उससे यही माना जा रहा है कि मजबूती जो है वो अब की बार समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती से लड़ रही है। बसपा का यहाँ पर मेयर रहा है, भाजपा का यहाँ पर मेयर रहा है, समाजवादी ने इतनी मजबूती से चुनाव भी नहीं लड़ा है और समाजवादी को कभी इतना वोट बैंक नहीं मिला है। जो बसपा का यहाँ का प्रत्याशी बात कर रहे हैं हशमत मलिक, वो पिछली बार 3 बार से यहाँ के पार्षद रहे। लेकिन अब की बार जो दलित वोटर है उनसे और कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोटर है, अगर उनकी बिरादरी को बिल्कुल जातिगत समीकरण किस तरीके के कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। शोएब मैं आपके पास आऊंगा, कुछ और भी लेटेस्ट अपडेट आपसे लूंगा। और इस वक्त बुलंदशहर से मनोज हमारे संवाददाता जुड़ गए। मनोज, ग्राउंड जीरो पे क्या चल रहा है इस वक्त, किस तरीके की तस्वीर नजर आ रही है निकाय चुनाव के दूसरे चरण को लेकर के? जी आलोक, बता दें कुछ ही थोड़ी देर में जो प्रचार प्रसार है वो बंद हो जाएगा। कहीं न कहीं दूसरे चरण का मतदान 11 तारीख को होना है और उसको लेकर के जो प्रचार प्रसार है थोड़ी देर में बंद हो जाएगा। उसी को लेकर बात करें तो कई ऐसी सीट फंसी हुई हैं जहां भाजपा और बसपा की टक्कर है, कहीं भाजपा और सपा की टक्कर है। देखे जाए यहाँ 7,10,000 मतदाता हैं जो पूरे ज़िले में मतदान करेंगे। यहाँ 17 सीट हैं जिनमें 9 पंचायतें और 8 नगर पंचायतें जिनका चुनाव होना है और उसको लेकर के 11 तारीख को मतदान होगा और सब प्रत्याशी अपनी अपनी ताल ठोक रहे हैं। बात करें भाजपा की, आज बहुत बड़ी 2 रैली निकली है। बुलंदशहर में स्मृति ईरानी थी और खुर्जा में महेश शर्मा और यहाँ के लोकल विधायक मौजूद थे। कहीं न कहीं सभी पार्टी अपना अपना दावा ठोक रही हैं। पहले बता दें कि ये भाजपा के जो खुर्जा सीट है यहाँ 2 बार चुनाव हार चुकी है, यहाँ से बसपा के प्रत्याशी 2 बार बाजी मारी है। ऐसे ही गुलाबटी की एक सीट है जिस पर 3 बार से बसपा के प्रत्याशी अपना प्रचंड जीत हासिल कर रहे हैं। उसी को लेकर के दोनों टिकटें टक्कर में है और ऐसे ही बुलंदशहर की सीट है जिनमें जो लोग लगे हुए हैं और जो स्टार प्रचारक लग रहे हैं। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री भी यहाँ बुलंदशहर आए थे। कहीं न कहीं पूरी तरह भाजपा और सपा और बसपा में तीनों में कांटे की टक्कर है और बिल्कुल कांटे की टक्कर के बीच इस बीच निर्दलीय प्रत्याशी भी कहीं ना कहीं चुनाव में ताल ठोक करके अपनी जीत की दावेदारी कर रहे हैं और उनका भी साफ तौर पर कहना है खेलेंगे नहीं तो
खेल बिगाड़ेंगे। तो लगातार इस 1 घंटे के बुलेटिन में हम अपने दर्शकों को पल पल का अपडेट दिखा रहे हैं। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए, प्रत्याशियों को भी दिखा रहे हैं किनका किनके बीच मुकाबला है, किन किन जिलों में दूसरे चरण का मतदान है जो 11 मई को होना है, सुरक्षा की क्या कुछ इंतजाम है। लगातार हमारे संवाददाता बने हुए, पल पल का अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अलीगढ़ संवाददाता मुकेश के पास चलेंगे। मुकेश, अगर मैं अलीगढ़ की बात करूं, सबसे ज्यादा प्रचार हुआ है, कोई भी दल का ऐसा जो शीर्ष नेता तो वो वहां पे शायद ना गया हो, मैं सही कह रहा हूं? आलोक, देखिए अलीगढ़ निकाय चुनाव की बात करें तो अलीगढ़ जो सेकंड सेक्शन में है, जिसका सेकंड सेक्शन अब जो आज शाम को अब जो थम चुका है लगभग, और अब प्रचार जो है थम चुका है। प्रचार थमने के बाद आपको बता रहे हैं अब कोई भी प्रत्याशी जी चलिए मुकेश, मैं आपके पास आऊंगा। आपकी आवाज हम तक बहुत साफ नहीं आ पा रही है, मैं आपसे फिर आगे जानकारी लेंगे। लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को बता रहे दूसरे चरण के चुनाव में क्या माहौल है। जो जिले हैं बरेली, पीलीभीत, हाथरस, अलीगढ़, कानपुर, फर्रुखाबाद में, ये वो शहर है 38 जिलों में होगा और 13 मई को नतीजे आएंगे। किस जिले में क्या कुछ पक्ष में है और सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हैं। ये वो प्रचार की तस्वीरें हैं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रचार के लिए गए और उन्होंने विपक्षियों पर जमकर के निशाना साधा। और अब देखिए, अब टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए, आप देखिए जो नगर पालिका मेरठ की क्या तस्वीर है और नगर पालिका मवाना की। तो ये भी जानकारी हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं कि कौन सा प्रत्याशी किसके बीच जबरदस्त मुकाबला नजर आ रहा है, किन किन जिलों में आपके क्षेत्र में है निकाय की जंग और किन किन नेताओं के पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व वहां पर प्रचार के लिए पहुंचे हैं। तो दूसरे चरण के चुनाव का पल पल का अपडेट सचिन हमारे संवाददाता फिलहाल जुड़ गए हैं मुजफ्फरनगर से। सचिन, मुजफ्फरनगर से आज अपने थोड़ी देर पहले एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग दी थी और किस तरीके से अब निकाय चुनाव को लेकर के क्या कुछ बिग ब्रेकिंग। सचिन बिल्कुल आलोक, आपको बता दूं कि मुजफ्फरनगर में 2 नगर पालिकाओं सहित 8 नगर पंचायतों पर चुनाव संपन्न हो गया था। हालांकि मत पेटियां इस समय स्टॉक रूम में है और 13 तारीख को यहां परिणाम घोषित होंगे। लेकिन इसके पश्चात चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या फिर सपा लोकदल गठबंधन के नेता हो, वो सभी इस समय अपना जोड़ गणित लगाने में जुटे हुए हैं कि आखिरकार किसकी जीत कहां कितने से हो। लेकिन ये तो स्पष्ट 13 तारीख को ही होगा, जब काउंटिंग होगी उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि बैलेट पेपर में आखिरकार यहाँ के मतदाताओं ने, जो 6 लाख से ज्यादा यहाँ मतदाता थे, उन्होंने किसके भाग्य में यहाँ मुजफ्फरनगर की और खतौली की जो नगर पालिका सीट है वो किसके भाग्य में दी है और जो अन्य 8 पंचायत सीट है वो किसको दी है। लेकिन यहाँ ज्यादातर जो दोनों नगर पालिका है, खतौली और मुजफ्फरनगर की, समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं दोनों नगर पालिकाओं पर मजबूत तरीके से चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं लोग इस बार इस चुनाव में कहीं भी कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। पहला हमने एक विधानसभा का चुनाव भी देखा, जब वोटर चुपचाप रहते थे तो वोटरों की चुप्पी साफ हो जाती थी कि विपक्ष कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष पर हावी होता दिखाई देता है। तो यही कारण है मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी का जो अस्तित्व था, अगर ये अस्तित्व इस बार निकाय चुनाव में बना नहीं रहा तो आने वाले लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस निकाय चुनाव के बाद बड़ा नुकसान हो सकता है। जी आलोक। सचिन, अगर मैं बात करूं ग्राउंड जीरो से, तो यहां पर कुछ अन्य अगर जो की बात करें तो कुछ थोड़े से मुद्दे अलग बैठते हैं, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बेल्ट की अगर मैं बात करूं तो वहां पर आपने भी लोगों से बात की होगी, लोग के जहन में क्या चल रहा है, किन किन मुद्दों को लेकर वो बूथ तक जाएंगे। देखिए, अगर हम ग्रामीण, जैसे कि हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बड़ा चर्चित मुजफ्फरनगर जिला है, यहाँ भारतीय किसान यूनियन के जो रसूख है वो आसमान में रहते हैं। सबको पता है कि भारतीय किसान यूनियन गन्ना हो या किसानों की विभिन्न समस्याओं, उसको लेकर अक्सर धरना प्रदर्शन करती रहती है। तो ये शहरी नगर का चुनाव था। शहरी लोगों को चाहता है कि जब बरसात होती है, जो शहर तालाब की स्थिति में बन जाता है वो कभी ना भरे, जो दुकानदारों की दुकानों में पानी भर जाता है वो कभी उनकी दुकानों में ना भरे। वो चाहते हैं कि हमारा जो नगर पालिका का चेयरमैन बने वो ऐसा हो जो लोगों के बीच में रहे और उनके जो प्रमुख समस्या है उनका तत्काल समाधान करने का उन्हें ठोस आश्वासन दे। इस तरह की कई मुद्दे थे, चाहे वो बिल्कुल कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के
जो है मतदाता वो पोलिंग बूथ तक जाएगा। सचिन, मैं आपके पास आऊंगा, मैं कानपुर की ओर रुख करूंगा जहां पर हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी अवनीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अवनीश, अगर आज कानपुर की बात करें तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी गए और आज चुनाव प्रचार किया जम करके, और इस दौरान बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला और अखिलेश ने रसूलाबाद कस्बे में भी एक चुनावी को जनसभा की और कहा सरकार को बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं, बिजली, पानी सभी मुद्दों को लेकर के उन्होंने जनता का ध्यान कहीं ना कहीं अपनी ओर दिलाया। देखिए, अखिलेश यादव ने जब जनसभा की इसके पहले कानपुर में एक रोड शो किया था, जो मुस्लिम बहुल इलाकों से, खासकर जो समाजवादी पार्टी के गढ़ कहे जाते हैं, जो इलाके कर्नलगंज, बेकनगंज, चमनगंज, बजरिया, अनवरगंज, लाटूर रोड होते हुए अपना बिरहा रोड अपना जो निकाला था, तो कहीं ना कहीं अपने वोटरों को अपने पक्ष करने के लिए, एक झलक पाने के लिए लोग जो सड़कों भीड़ थी निश्चित बता रही थी कि अभी भी लोग अखिलेश को चाहते, अखिलेश की पार्टी को चाहते, और यही वजह है कि आज लोगों ने बताया कि अखिलेश जब सड़कों पर उतरे तो लोग उनके साथ उतरने को तैयार थे। आज अखिलेश अपने वोट बैंक को सहेजा है, जो वोट बैंक बिखरा पड़ा था, जो वोट बैंक जो सालों बिखरा पड़ा था, उसको आज अखिलेश सहेजने का काम किया। जनता अखिलेश की जो अखिलेश के फॉलोवर है वो अखिलेश को मौके देखना चाहते हैं, अखिलेश सुनना चाहते थे, और उन्होंने देखा भी और सुना भी, और उन्होंने अपील भी की कि वंदना वाजपेयी जो उनके प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की, उनको अधिक से अधिक मतलब विजयी बनाए, साथ ही साथ 110 वार्डों में जो उनके पार्षद चुनाव हो रहे हैं उनको विजय बनाए। लेकिन इससे कहीं ज्यादा भीड़ अगर देखने की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त देखने में, जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कितने नए कमर्शियल ग्राउंड भेजा। वो ग्राउंड इतना बड़ा था कि उसको भरने में घंटों नहीं सालों लग जाते, लेकिन आज एक जब मुख्यमंत्री की आने की बात हुई तो 1 घंटे पूरा ग्राउंड भर गया, लोग कुर्सियां छोड़ के सड़कों बाहर खड़े हो गए, गैलरियां भर गई, तो आज भीड़ देखने लायक थी। उन्होंने भी यही बात कही कि उन्होंने बराबर विपक्ष पे कटाक्ष किए, विपक्ष जो योजनाओं में अड़ंगे लगाते था उसकी बात की, और वही अखिलेश यादव ने किया। उन्होंने पूरे उनके दोनों अवनीश, वो तस्वीर भी नजर आई जब सपा प्रत्याशी वंदना वाजपेयी के समर्थन में रोड शो किया और सभी वार्डों के पार्षद, प्रत्याशी, विधायक समेत हजारों कार्यकर्ता मौजूद थे, और फूलबाग से शुरू होकर के बिराने रोड, घंटाघर, मूलगंज भी होते हुए निकला, और बड़ी संख्या में कहीं ना कहीं लोग जुड़े वहां पर, और आप तो उस पल के, उस क्षण के गवाह भी बने। जी, निश्चित रूप से जो आज भीड़ देखने लायक थी, चाहे अखिलेश के रोड शो की बात करें, चाहे योगी के जनसभा की बात करें, भीड़ ने आज बता दिया भीड़ किसके साथ है। निश्चित रूप से अब कानपुर में अगर कांटे की टक्कर होगी तो समाजवादी पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के बीच होगी, लेकिन इसी बीच जो कांग्रेस के प्रत्याशी है उसने इन लोगों के चुनाव की जो गणित थी उसको बिगाड़ने का काम जरूर किया। इनके वोट काटे गए, कहीं वोट कटेंगे, क्योंकि कांग्रेस खेमे में इस बार अगर एक जात विशेष के वोट अगर कांग्रेस को मिल गए तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं जीत पाएगी। चुनाव में फिर से बीजेपी अपना परचम लहराएगी और कमला पाटिल दोबारा यहाँ से महापौर बनेगी। लेकिन अगर जो एक समुदाय विशेष के वोट है अगर समाजवादी पार्टी के पीछे पड़ गए और कांग्रेस के पास नहीं गए तो निश्चित रूप से कानपुर नगर निगम में कौन कौन से प्रत्याशी हैं चुनावी मैदान में, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाताओं की फेहरिस्त है। फिलहाल आजमगढ़ से हमारे साथ सुधीर हमारे संवाददाता जुड़ गए। आजमगढ़ की अगर बात करें तो लोगों का जो रुझान है क्या कुछ है वहां पर, क्या चल रहा है लोगों के जहन में सुधीर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले में 3 नगर पालिका और 13 नगर पंचायतों के लिए मतदान होना है। परसों सुबह से मतदान शुरू होगा, लेकिन आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार पूरी तरीके से बंद हो गया है। अब की बार का जो चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी है, तमाम प्रत्याशियों ने ताकत झोंकी है कि भारतीय जनता पार्टी जो इसको लोकसभा चुनाव के मिनी सेमीफाइनल के रूप में इसको देख रही है। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले हफ्ते जनसभा करके गए थे, वहीं आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ से लेकर के आम्रपाली दुबे तक लगातार कैंपेनिंग और रोड शो कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही यहाँ पर लगातार जो है लॉबिंग किए हुए हैं, लगातार यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। कैबिनेट मंत्री AK शर्मा अभी प्रचार करके यहाँ से गए हैं। इस तरीके से माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। वही विपक्षी दलों में समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी का कोई बड़ा नेता जो है अभी तक चुनाव प्रचार के लिए नहीं आया है, लेकिन तब आजमगढ़ की तमाम ऐसी सीटें हैं जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के अलावा निर्दलीय कड़ी टक्कर दे रहे हैं, और तमाम सीटें ऐसी हैं जहाँ से निर्दलियों के जीतने की संभावना भी बनती नजर आएगी। जी सुधीर, अगर बात करें सपा वर्सेस बीजेपी का मुकाबला है, लेकिन अगर बात करें तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं निर्दलीय प्रत्याशी भी ताल ठोक कर चुनावी मैदान में मात दे रहे हैं। वैसे
जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये नगर पंचायत नगर निकाय का जो चुनाव होता है निश्चित रूप से स्थानीय निकाय का चुनाव कहा जाता है और स्थानीय निकाय का चुनाव स्थानीय मुद्दों पर निजी संबंधों के आधार पर लड़ा जाता है। और आजमगढ़ जिले की तमाम सीटों पर देखें तो राजनीतिक दलों से ज्यादा मजबूत निर्दलीय प्रत्याशी टक्कर दे रहे हैं। तमाम ऐसी बड़ी सीटें आपको चुनाव परिणाम में दिखाई दे सकती है जहाँ पे निर्दलीय नगर पालिका और नगर पंचायत के चेयरमैन यहाँ पर हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसने ताकत झोंकी है। हालांकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का कोई भी बड़ा चेहरा जो है आजमगढ़ के चुनाव प्रचार में नहीं आया। आजमगढ़ पहले समाजवादी पार्टी के गढ़ के रूप में विख्यात रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित रूप से बड़ी ताकत झोंकी है। यहाँ पे तमाम कैबिनेट मंत्री से लेकर के सांसद से लेकर फिल्म स्टार अमरपाली दुबे निरहुआ सारे लोग यहाँ पे लगातार रोड शो कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो बिल्कुल आजमगढ़ सीट एक हॉट सीट है। यहां पर राजनीतिक समीकरण किस तरीके से बदले हैं वो पल पल का अपडेट हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं। हमारे साथ तमाम संवाददाता मेरठ एक बार फिर रुक करेंगे। शोएब जहां पर पूरे दमखम के साथ लगे हुए हैं ग्राउंड जीरो से। शोएब, अगर बात करें तो किस तरीके से अभी क्या माहौल है, क्योंकि अब बहुत कम समय रह गया प्रचार का, वहां पर किस तरीके के आप इंतजाम देख पा रहे हैं, प्रत्याशियों के बीच किस तरीके की सुगबुगाहट है? बिल्कुल आलोक, जो आज आखिरी दिन था प्रचार का, लगभग कुछ मिनट ही बचे हैं प्रचार खत्म होने में, लेकिन जो जितने भी प्रत्याशी थे सबने अपनी पूरी ताकत यहाँ पर झोंक दी थी प्रचार करने के अंदर। जो आज भूपेंद्र चौधरी हैं प्रदेश अध्यक्ष, वो खुद यहाँ मौजूद थे। उन्होंने जो हरिकांत अहलूवालिया हैं उनके समर्थन में एक बड़ा रोड शो करा, क्योंकि कल अखिलेश अपनी ताकत यहाँ दिखाकर गए थे, तो कहीं ना कहीं भाजपा को भी अपनी यहाँ ताकत दिखानी थी। उससे पहले योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए थे। योगी आदित्यनाथ ने की भी एक बड़ी जनसभा करी जिसमें भारी भीड़ पहुंची थी। लेकिन अब सबसे बड़ा मुद्दा जो था मेरठ का, स्मार्ट सिटी का दावा किया जाता था। जब आजम खान नगर विकास मंत्री थे तो ये कहा जाता था कि मेरठ को स्मार्ट सिटी में बनाया जाएगा। जब भाजपा की सरकार आ गई उसके बाद भी कहा गया कि मेरठ स्मार्ट सिटी में दाखिल आएगा, लेकिन 5 साल तक जो है वो यहाँ पर बसपा की जो मेयर थी सुनीता वर्मा वो यहाँ से मेयर रही, लेकिन मेरठ जो स्मार्ट सिटी में कहीं नहीं आया। लेकिन अब चुनाव जैसे नजदीक आया नगर निगम का, तो भाजपा से लेकर दावा करा गया कि अब की बार मेरठ से मेयर बनता है तो कहीं ना कहीं मेरठ को स्मार्ट सिटी में जरूर जो है वो शामिल किया जाएगा, जो अछूता रहा है, क्योंकि मेरठ की जनता ने हमेशा से स्मार्ट सिटी का यहाँ सपना देखा है। तो मेरठ के अगर नगर निकाय चुनाव में बात करें नगर निगम की, तो मेरठ के काफी ऐसे किस्से हैं जो मशहूर हुए थे। जो कबाड़ से जुगाड़ था यहाँ नगर निगम का, उसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने मन की बात में तारीफ करी थी, और उसके साथ कई ऐसी चीजें थी। अभी हाल ही में एक चौपाल नाम से यहाँ पर एक गैलरी चालू करी गई, तो कबाड़ से जुगाड़ यहाँ का काफी फेमस हुआ था, उससे भी काफी सराहा गया था। लेकिन मेरठ को स्मार्ट सिटी से हमेशा जो है वो अछूता रखा गया था। अब की बार कहीं ना बिल्कुल क्रांतिकारियों की धरती पर किस तरीके की सुगबुगाहट है। अब मैं आपके पास आऊंगा शोएब, असद के पास रुक करेंगे। हमीरपुर से हमारे संवाददाता हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। असद, जब भी कोई ब्रेकिंग न्यूज आती है किस तरीके से अवैध खनन का काला कारोबार और खुलासा किया असद ने, लेकिन निकाय चुनाव को लेकर के क्या चल रहा है? असद, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? असद के पास मैं आऊंगा, लगता है असद तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन हमीरपुर को लेकर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि लगातार असद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ अवनीश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मेरठ से शोएब जिया भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। निकाय चुनाव के आखिरी दिन आज हर राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में जोर शोरों से लगा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज बम्पर जनसभाएं की और अपने प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। और इसी बीच कानपुर भी पहुंचे अखिलेश यादव, जहां पर उन्होंने प्रत्याशी वंदना वाजपेयी के समर्थन में रोड शो किया। और रोड शो में सभी वार्डों के पार्षद, विधायक समेत हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। और रोड शो फूलबाग से शुरू होकर के बिराना रोड, घंटाघर, मूलगंज पी रोड होते हुए नाला रोड पर पहुंचे और लगातार सिलसिला जारी है। आप आधे घंटे का लगभग वक्त बचा हुआ है। अब चुनाव प्रचार धुआंधार चल रहा है और 6 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। तो 11 मई को होना है नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान और 13 मई को आएंगे नतीजे। हर वो सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम अपने दर्शकों तक भारत समाचार के जरिए पहुंचा रहे हैं, वो चाहे वो अपना दल हो चाहे वो बीएसपी हो। असद के पास रुक करेंगे, हमीरपुर से हमारे साथ जुड़ गए। असद, हमीरपुर में ग्राउंड जीरो पर कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के बीच सर चढ़ करके बोल रहे हैं, जनता उसका त्वरित निदान भी चाहती है?
देखिए आलोक, आपको बता दें कि आज शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार थम जाएगा। हमीरपुर की 3 नगर पालिका है और हमीरपुर, मौदहा, राट और 4 नगर पंचायत है जहाँ पे चुनाव चल रहा है। जहाँ पे अब ये मान लीजिए 11 तारीख को मतदान होना है। यहाँ पे बिजली, पानी, सड़क का मुद्दा हमेशा रहा है। 10 साल से भाजपा के खाते में रही है नगर पालिका की सीट और इस बार ब्राह्मण समाजवादी पार्टी से उतरे हैं और इस बार जनता का रुख कुछ अलग दिख रहा है, लेकिन लग रहा है कि इस बार समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में सीधी टक्कर है। आलोक, बिल्कुल सीधी टक्कर है, लेकिन इस बीच बात करें अन्य प्रत्याशियों की, अन्य राजनीतिक दलों की असद क्या कुछ स्थिति है, वो किन किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच गए और अपनी कितनी प्रबल दावेदारी पेश कर रहे हैं। असद, देखिए नगर पंचायत की अगर बात करेंगे, सुमेरपुर, कुरारा, बोहान और सरीला, जहां पर कुछ नगर पंचायतों में बीएसपी और भाजपा की टक्कर है और मुद्दों को लेकर के जनता ने साफ कह रखा है कि बिजली, पानी, सड़क, जिसको लेकर के प्रत्याशी मैदान पर उतरे हुए हैं। प्रत्याशी का साफ कहना है कि इस बार हमारे खाते में सीट आती है तो हम बिजली, पानी और सड़क की व्यवस्था दुरुस्त कर रखते हैं। हेलो जी असद, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम आपके पास फिर आएंगे। एक बार फिर कानपुर की ओर रुख करेंगे, जहां पर अवनीश हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। अवनीश, कानपुर में बात करें तो मेयर को लेकर के तमाम सारे नाम थे और लोगों को मेयर के नाम की बड़ी उम्मीद थी, लेकिन जिस तरीके से प्रमिला पांडे का नाम एक बार फिर सामने आया, पार्टी ने उन पर भरोसा जताया, ऐसे में उनके सामने अब सबसे ज्यादा जीत को लेकर के बड़ी चुनौती है। देखिए जीत तो चुनौती है, लेकिन पहले भीतरघात की चुनौती भी थी। क्योंकि भीतरघात ये होता है, जिन लोगों ने पार्टी में अपने मेयर पद के लिए आवेदन किया था वो लोग बराबर अपने लगे, कोई संघ के माध्यम लगाता, कोई स्थानीय नेताओं के माध्यम, कोई प्रदेश स्तर नेताओं के माध्यम से लगाता, लेकिन आखिरी में जीत जब नाम फाइनल हुआ कहा जाए प्रमिला पांडे का, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भीतरघात की बातें भी बराबर आई। एक खेमा जो बराबर उनका विरोध कर रहा था, सांसद खेमा, वो बराबर विरोध कर रहा था, वो भी आज, लेकिन जब योगी आदित्यनाथ मंच पे आए तो वो खेमा भी मंच पर आया और उसने दबी जुबान से ये बात कही कि इस पार्टी के लिए जो इतनी भीड़ इकट्ठी हुई है उसके लिए मैं धन्यवाद आपको देती हूँ। उन्होंने ये प्रत्याशी के लिए नहीं कहा, लेकिन फिर भी योगी आदित्यनाथ ने हाथ उठा करके अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगे और साथ ही साथ उन्होंने जो 110 वार्डों में उनके भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनके लिए वोट की अपील की। तो निश्चित रूप से बराबर अपने लगभग 1 घंटे के संबोधन में योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों बराबर हावी रहे, जो पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी खासकर, उस पर बराबर तंज कसते रहे, चाहे सुरक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर हो, चाहे विकास की बात पर रहे हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात पर रहे हो, चाहे जो अत्याचार था, जो जमीनों में कब्जों की बात के मामले, कई ऐसे मामले थे जिन पर बराबर उनका अटैक सीधे समाजवादी पार्टी पे करते रहे। और यही समाजवादी पार्टी ने किया। जब अखिलेश यादव कानपुर आए, उन्होंने रोड शो किया, तो उनके टारगेट सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जो विकास की योजना थी उन पर टारगेट था, कानून व्यवस्था पर उन्होंने टारगेट किया, कई ऐसे मुद्दे जो बराबर टारगेट करते रहे। लेकिन आखिरी में जो निकल के छोड़ दिया था कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अब सियासी लड़ाई में आ चुकी है और भारतीय जनता पार्टी को बराबर की टक्कर दे रही है। लेकिन कांग्रेस ने जो वोटों को ध्रुवीकरण किया, कहीं ना कहीं कांग्रेस ने एंट्री की और तीनों प्रत्याशियों जो उतारे गए ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण वोट कटने से कहीं ना कहीं अब जीरो लोगों की जीतों पर संशय जरूर है, लेकिन बीजेपी फिलहाल अभी नंबर 1 पर चल रही है। तो वंदना वाजपेयी वर्सेस प्रमिला पांडे के बीच मुकाबला जो है वो लगातार किस तरीके से रोचक होता जा रहा है। पीलीभीत की ओर रुख करेंगे, हरिपाल हमारे संवाददाता वहां पर हैं। अगर पीलीभीत की बात करें, मुद्दों की बात करें, दूसरे चरण में माहौल की बात है, तो आपका जवाब क्या होगा? देखिए बिल्कुल आलोक, जिस तरह से निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 11 तारीख को हो रहा है और जिसको 11 मई को पीलीभीत में वोटिंग हो रही, लेकिन साफ तौर पर इस बार जो निकाय चुनाव को लेकर के जो तैयारियां थी भाजपा की, वो बेहद जबरदस्त थी और यही वजह थी कि पीलीभीत में 2 डिप्टी सीएम सहित प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के दौरा किया, जनसभाएं की और वोटरों को कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ आकर्षित करने का काम किया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से पीलीभीत में तकरीबन अब तक 20 से ऊपर जो भाजपा के बागी लोग हैं उन पर कार्रवाई हो चुकी है और इससे एक बात तो साफ जाहिर हो रही है कि जो भाजपा के बागी हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा के समीकरणों को लगातार गड़बड़ी में डाले हुए पीलीभीत में, और यही वजह है कि लगभग 5 प्रत्याशी निर्दलीय भाजपा के कार्यकर्ता हैं जो टिकट न मिलने के बाद निर्दलीय मैदान में उतर गए और जो भाजपा को लगातार सीधा नुकसान पहुंचा रहे हैं। हालांकि इस बार पीलीभीत में भाजपा ने एक नया प्रयोग भी किया है और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पीलीभीत में चाहे न्यूरिया नगर पंचायत हो या जहानाबाद नगर पंचायत हो, वहां भाजपा ने 2 मुस्लिम प्रत्याशियों को भी मैदान में उतारा, जिससे मुस्लिम जो वोट बैंक है उसको साधने का भी प्रयास भाजपा कर रही है। लेकिन
कुल मिलाकर अगर शहर नगर पालिका पीलीभीत की बात की जाए तो यहाँ पर जो भाजपा से आस्था अग्रवाल भाजपा से प्रत्याशी थी और उनके मुकाबले पर जिस तरह से अपने कौशिक भाजपा के प्रबल दावेदार के तौर पर टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय वो लगातार चुनाव मैदान में, जिससे कहीं ना कहीं जो भाजपा की प्रत्याशी आस्था अग्रवाल है उनके खिलाफ लगातार एक एजेंडा सा चल रहा है पूरे शहर में कि वो बाहरी प्रत्याशी इस वजह से उनको लगातार जनता नकार रही है। क्योंकि आलोक कहीं ना कहीं एक बात तो पूरी इंपॉर्टेंट है इस चुनाव में, जो टिकट है पीलीभीत में वो कहीं ना कहीं समीकरण बैठा करके प्रत्याशियों को नहीं बांटेगा, जिसकी वजह से जो बागी हैं वो कई बागियों की लिस्ट लगातार भाजपा में बढ़ रही है। इसकी वजह से भाजपा के जो सीटें वहां के समीकरण लगातार बिगड़ रहे हैं। और यही नहीं, आपको बताऊं कि जिस तरह से भाजपा के सांसद करोड़ गांधी कल पीलीभीत आए थे, जिसके बाद उन्होंने पूरनपुर नगर तो बिल्कुल कह सकते हैं कि हरिपाल, जब पीलीभीत की अगर हम बात करते हैं, तमाम राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के बीच जो बागी हैं वो भी कहीं ना कहीं एक बहुत अहम स्थान रखते हैं, वो भी खेल बिगाड़ सकते हैं और बना भी सकते हैं, इतना ही मादा रखते हैं। मैं आपके पास आऊंगा, एक बार अपने दर्शकों को फिर बता दें कि हरिपाल भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, कानपुर से अवनीश दीक्षित भी बने हुए हैं, 38 जिलों से संवाददाता बता रहे हैं क्या है आपके शहर का चुनावी हाल और जो 11 मई को लेकर के जहां पर होना है मतदान। और इसी बीच बुलेटिन के बीच हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं कि जब हम आपके दूसरे चरण के चुनाव की माहौल की बात कर रहे हैं 38 जिलों में, जहां पर हमारे संवाददाता जुड़े पल पल का अपडेट दे रहे हैं अपने दर्शकों से। इसी बीच बुलेटिन में मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि इन्हीं 38 जिलों में से अगर आपके शहर में भी अगर मतदान है तो आप मतदान करने जरूर जाइएगा, अपना वोट जरूर करिएगा, क्योंकि एक वोट करता है कई बुराइयों पर चोट। फिलहाल वापस आएंगे अपने संवाददाता 38 जिलों से जुड़े हुए हैं। लोकेश हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हैं। लोकेश, अगर गाजियाबाद की तस्वीर की बात करें तो मुद्दे हैं वहां पर, खड़ंजे, वहां पर नालियां, ड्रेनेज, तमाम सारी ऐसी समस्याएं हैं जो लोगों की काफी उम्मीदें हैं। बिल्कुल, देखिए आलोक, भले गाजियाबाद हॉट सिटी हो और उत्तर प्रदेश के और देश के 13 क्लीन सिटी में शामिल हो गया हो स्मार्ट सिटी में, लेकिन अभी भी यहाँ पर कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लगातार विपक्ष उठा रहा है। हालांकि खुद बीजेपी भी ये मान कर रही है कि कई ऐसे काम हैं जो कि कराए जाने बाकी हैं, लेकिन अगर यहाँ पर कुल अगर पॉलिटिकल समीकरण के बात करेंगे तो कुछ ही मिनटों के बाद अब चुनाव प्रचार थम जाएगा और प्रत्याशियों के पास केवल एक ऑप्शन जनसंपर्क का माध्यम रह जाएगा। इस दौरान ये माना जा रहा है, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, जो हम लोग के आकलन है, कि फाइट अगर मेयर सीट की बात करें तो केवल बीजेपी और समाजवादी पार्टी में दिखाई दे रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के भी यहाँ पर प्रत्याशी खड़ी की गई हैं, क्योंकि ये महिला सीट है। और यहाँ पर उन्होंने सीधे तौर पर अपनी ही पार्टी के पदाधिकारियों पर यह आरोप लगाया था कि उन्हें पार्टी की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। बीएसपी और अन्य दल जो खड़े हैं उनकी भी हालत बेहद खस्ता है, उनके पास संगठन और तमाम ऐसे कार्यकर्ता नहीं है जो डोर टू डोर जाकर के उनका कैंपेन कर सकें। तो ऐसे में सीधे तौर पर लड़ाई यहाँ बीजेपी और समाजवादी पार्टी जो समर्थित उनके साथ आरएलडी और आजाद समाज पार्टी का जो समर्थन है उसके साथ ये जो है वो परिस्थिति बनती दिख रही है। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम नगर पालिकाओं की बात करें तो वहां भी सीधे तौर पर भाजपा के पास पिछले 2017 की योजना में सारी सीट्स भाजपा के पास थी, जिसमें से अब उनके पास उन सीटों को बचाना चुनौती होगा, क्योंकि अब वहां पर कंटेंडरशिप बहुत जो है वो तगड़ी है। क्योंकि जो पिछली बार भाजपा से यहाँ पर चेयरमैन रहे थे वो इस बार लोनी की सीट की बात करें तो वो इस बार आरएलडी के पक्ष से हैं, और आरएलडी और बीजेपी में वहां पर सीधे तौर पर फाइट देखी जा रही है। ऐसी खोड़ा की बात करें तो खोड़ा में भी भाजपा और एक निर्दलीय प्रत्याशी जो कि पूर्व विधायक की पत्नी है, बीएसपी के पूर्व विधायक रहे थे, वो उनकी पत्नी है और फिलहाल वो समाजवादी पार्टी में, तो उनके बीच में देखी जा रही है। बाकी अगर देहात क्षेत्र की बात करें तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी समस्या उनके बागी हैं, क्योंकि आज ही कई ऐसे पार्टी के पदाधिकारियों और पूर्व चेयरमैनों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है, जो कि बागी बन बैठे थे। उनको वापस लाने की कोशिश की गई, लेकिन जब वो वापस नहीं लौटे हैं तो उनके खिलाफ निष्कासन की कार्रवाई की गई है। तो कुल समीकरण पर बात करें तो गाजियाबाद की बात करें तो मेयर सीट बीजेपी के खाते में ही पिछले जो है 30 सालों से है, जब से ये नगर निगम फॉर्म हुआ है। और पालिकाओं की बात करें तो वहां भी पहले अन्य पार्टियां मजबूत हुआ करती थी, लेकिन अब भाजपा पूरी तरीके से उन सीटों पर मजबूत है। और जी बिल्कुल, अगर लोकेश बात करें खास करके गाजियाबाद की, क्योंकि एरिया जो है वो दिल्ली एनसीआर भी कवर करता है, और दूसरी तरफ बड़ी बात करें तो स्मार्ट सिटी को बनाने को लेकर के जिस तरीके से कवायद चल रही है, बीजेपी लगातार किस तरीके से मेयर पद पर काबिज है, ऐसे में अगर बात करें तो किस तरीके से वहां पर कुछ समीकरण अलग नजर आ रहे हैं, चाहे वो मुद्दों को लेकर के बात करें चाहे वो चुनौतियों की बात करें। यहाँ पर एक कहावत है कि गाजियाबाद में सीट को लेकर के मेयर के लिए ये
साफ तौर पर जद्दोजहद रहती है और एक बार अगर बीजेपी से टिकट हो जाए तो फिर ये सीट जीतना आसान हो जाएगी। सबसे जो कम मार्जिन रहा था वो 2012 में रहा था, जिसमें 10,000 से जीत दर्ज की हुई थी। पिछले चुनाव में भी करीब 2.25 लाख से ज्यादा की जीत मतों से जीत बीजेपी ने दर्ज की थी। मुद्दे ये हैं कि इतने बड़े शहर में, जो कि भारत में 13वें नंबर पर स्मार्ट सिटी में आ गया हो, क्लीनेस्ट सिटी में, लेकिन इसके पास अपना डंपिंग ग्राउंड नहीं है। डंपिंग ग्राउंड जो पड़ोस के जिले हापुड़ की सीमा में बनाया जा रहा है, लेकिन उस पर लैंड पर एक्विजिशन पूरी नहीं हो पाई है। तो ये मुद्दे हैं। इसके अलावा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मुद्दा है, जो कि अब इनिशियल स्टेज पर चालू किया गया है। तो एक तरफ शहर का एक क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाका है, जो कि पूरी तरीके से नोटा दबाने के लिए सामने आया। उनका कहना है कि हमारे इस सोसाइटी के बगल में सीएनजी और बायोगैस प्लांट लगाया जा रहा है, जो कि वहाँ के एरिया को प्रदूषित करेगा। तो वहाँ के लोग खुद खिलाफत में उतर आए कि निगम के खिलाफ, और इस चुनाव में हम किसी भी पार्टी लोकेश, एक बहुत अहम खबर जो आपने क्रॉसिंग रिपब्लिक वाली भेजी थी, लगभग 15,000 की आबादी है जो वहां पर रहती है, और तो उसकी अलग मांगे हैं। उनके लिए कुछ समाधान हुआ? कोई प्रशासन का अधिकारी पहुंचा या नहीं? प्रशासन के अधिकारियों का साफ कहना है कि नोटा का ऑप्शन दिया गया है। कोई नोटा दबाता है तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है। प्रशासन की जिम्मेदारी ये है, जैसे मेरे पीछे अगर आप देख भी रहे हैं, कि आप मत का जरूर प्रयोग कीजिए। चाहे आपको कोई प्रत्याशी पसंद नहीं आता तो कम से कम आप वोट तो कीजिए। लेकिन इसमें ये हो रहा है कि ये सारी चुनौती उन पॉलिटिकल पार्टी के कंटेंडर्स के सामने है, जो कि उस क्षेत्र में चुनाव लड़ रही हैं, चाहे वो मेयर हो, चाहे वहाँ के स्थानीय पार्षद हो। क्योंकि उनके लिए ये चुनौती है कि अगर किसी को वोट नहीं मिलेगा, नोटा दबाया जाएगा, तो फिर ऐसे में कोई जो मिनिमम वोट पाने वाला है वो शख्स जो है वहां पर चुना जाएगा। तो क्योंकि वो वहाँ के लोगों की समस्याएं नहीं पूरी तरीके से हल हुई हैं, सड़क की, पानी की, वेस्ट की, और जब उसी के बगल में एसटीपी और तमाम तरीके के प्लांट्स लाए जाने की बात है, तो ऐसे में उन लोगों का साफ तौर पर विरोध है, जो कि एक बड़ी आबादी उस क्षेत्र में रहती है। हेलो, तो बिल्कुल वहां की तस्वीर अलग है। मैं लोकेश के पास आऊंगा। अपने दर्शकों को बता दूं कि गाजियाबाद नगर निगम के प्रत्याशी भी देखिए, हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं कि किन किन के बीच मुकाबला है, चाहे वो बीजेपी की संगीता दयाल या फिर आरएलडी की पूनम यादव, ये साथ में है, और साथ ही साथ निसारा खान और कांग्रेस से पुष्पा रावत भी चुनावी मैदान में पूरी तरीके से दमदार अपनी तरीके से चुनाव प्रचार भी कर रही हैं। तो गाजियाबाद नगर निगम की जो तस्वीर है, और इस बीच प्रत्याशियों के बीच भी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, 38 जिलों से संवाददाता बता रहे हैं अपना अपना चुनावी हाल, कि अब क्या कुछ तैयारियां हैं, प्रचार किस तरीके से चल रहा है, क्योंकि 5:36 हो चुका है। बस अब से थोड़ी देर बाद ही, जब 6 बजेगा, चुनाव प्रचार थम जाएगा। उसके बाद प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार करेंगे। तो 11 मई को होगा निकाय चुनाव का दूसरे चरण का मतदान, और इस बार उम्मीद की जा सकती है, जिस तरीके से अगर पहले चरण की बात करें तो मतदान का प्रतिशत थोड़ा कम नजर आया, हालांकि उसके बाद अब दूसरे चरण में उम्मीद की जा सकती है कि थोड़ा मतदान का प्रतिशत बढ़ाएगा। और इसमें हम सब की भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है, हम सब की भी भागीदारी है कि अब लोगों को जागरूक करें। और आप भी अगर आपके इलाके में मतदान हो रहा है तो वोट जरूर कीजिए लगातार, ये क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है। सवाल आपका है, आपके शहर का, आपके गली का, आपके मोहल्ले का। तो किस जिले में किसके पक्ष में क्या है मतदान? हाथरस संवाददाता शमी हमारे साथ जुड़ गए, और मिर्जापुर से पवन भी हमारे साथ जुड़ गए। मिर्जापुर संवाददाता पवन, मैं आपके पास आऊंगा। मिर्जापुर की अगर बात करें तो खास करके चुनाव प्रचार तो हुआ ही हुआ, प्रत्याशियों ने डोर टू डोर भी जमकर प्रदर्शन किया। जनता के बीच क्या कुछ संदेशा गया? देखिए, जनता की अपनी अलग राय है। जो समस्याएं हैं वो लगातार बनी हुई है, चाहे गलियों की हो जाए, चाहे सड़कों की हो जाए, चाहे कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था हो जाए, चाहे नगर पालिका में डोर टू डोर जो कूड़ा कलेक्शन की जिम्मेदारी थी उसको लेकर के हो जाए। सड़कें पूरी तरीके से टूटी हुई हैं। तकरीबन साल भर की अगर आप बात करें तो 1 साल से अमृत योजना का जिले में काम चल रहा है, और शहर की ऐसी कोई सड़क नहीं होगी जो सही हो। हर सड़कें टूटी हुई हैं, गलियां पूरी तरीके से टूटी हुई हैं। जो आम जनता है वो लगातार अधिकारियों के पास, नगर पालिका अध्यक्ष के पास, या तो जो विभाग के अधिकारी हैं उनके पास शिकायतें लेकर जाती रही है। शुद्ध पेयजल की अगर व्यवस्था की बात करें तो जब बरसात का समय आता है तो जगह जगह जो नालियां होती हैं वो चौक हो जाती हैं, और जो जन समस्याओं की बात करें तो सड़कों पे पूरा पानी लगा होता है। तो ये सब पूरी समस्याएं जनता के एकदम दिमाग में बैठी हुई हैं, उसी को लेकर के वो अपना मतदान करेंगे। हर बार की तरह इस बार भी जो निकाय चुनाव के मुद्दे हैं वो बदले हुए हैं।
जो प्रत्याशी हैं इस बार अपनी जोर आजमाइश भी लगा रहे हैं। जो बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने भी जनपद में आकर के प्रचार किया है। लेकिन इस बार की अगर समीकरण की बात करें तो बीजेपी का सीधा सीधा टक्कर। जी पवन, मैं आपके पास आऊंगा। और इस वक्त ये तो मिर्जापुर की बात थी, अब जरा हाथरस की ओर भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि मैं लगातार कह रहा हूं 38 जिलों से हमारे संवाददाता बता रहे हैं चुनावी हाल, निकाय चुनाव को लेकर के। हाथरस से शमी हमारे सहयोगी जुड़ गए। हाथरस की अगर बात करें शमी, तो बिजली, पानी, सड़क, ड्रेनेज सिस्टम, इन सब के अलावा और कौन कौन से मुद्दे जो हावी होते नजर आ रहे हैं? जैसे कि हम अगर अलग अलग नगर पंचायत और नगर पालिकाओं की बात करें तो हाथरस नगर पालिका में इससे पहले हालांकि पुराने बीजेपी चेयरमैन है आशीष, उसने काफी यहाँ काम भी कराया है। लेकिन अब यहाँ नई चुनौतियां ये है कि अब यहाँ पर जो लोगों की समस्याएं हैं, वो चाहे वो एक ड्रेनेज सिस्टम की हो और साथ ही साथ जो पानी की जो समस्या है, सफाई की है। यहाँ पर पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है और कुछ जगह यहाँ पानी बड़ा खारा भी है। इसको लेकर तमाम बार प्रदर्शन भी हुए हैं, धरना भी हुए हैं। तो लोगों की जो समस्या है वो पानी है और एक साफ सफाई है। जी, फिलहाल अगर बात करें हाथरस की, तो वहां पर निर्दलीय प्रत्याशी किस तरीके से ताल ठोककर चुनावी मैदान में, और कितना बीजेपी और समाजवादी पार्टियों का जो प्रत्याशी उनका समीकरण बिगाड़ने का मादा रख रहे हैं और कितनी प्रबल दावेदारी ठोक रहे हैं? जी बिल्कुल, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, यहाँ पर कुछ सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी जो भाजपा प्रत्याशी है, बसपा है और सपा प्रत्याशी है, उनका कहीं ना कहीं खेल तो बिगाड़ ही रहे हैं और उनका एक बड़ा नुकसान भी कर रहे हैं वोट बैंक पर, क्योंकि जिन लोगों को भी टिकट नहीं मिली है पार्टियों से, वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। अगर बात करें हाथरस की नगरपालिका सीट की, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से श्वेता दिवाकर और समाजवादी पार्टी से ललन बाबू, बसपा से संजय प्रबोध, तीनों ही प्रत्याशियों में कसमकस फाइट है यहाँ पर हाथरस नगर पालिका। तो बिल्कुल बीएसपी बीजेपी वर्सेस सपा में कांटेदार टक्कर नजर आ रही है। हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। पवन के पास एक बार रुक कर लेते हैं। पवन, आप मिर्जापुर में हैं, देखिए वहां पर देखिए कभी हाथरस से हमारे सहयोगी शमी गौतम कह रहे थे कि बीजेपी वर्सेस बीएसपी वर्सेस यहाँ पर सपा मुकाबला है। अगर आप जहां पर हैं वहां पर किस तरीके से मुकाबला दिलचस्प नजर आ रहा है, या यूं कहें कि कांटेदार तस्वीर नजर आ रही है? देखिए, अगर पिछली बार की बात करें तो यहाँ पे जो बीजेपी का गढ़ रहा है मिर्जापुर नगर पालिका, वहाँ पे बीजेपी चुनाव जीती थी। कछवा नगर पंचायत है, वहाँ पे निर्दलीय प्रत्याशी जीते थे। चुनार नगर पालिका में कांग्रेस के और अहरौरा नगर पालिका में बसपा के। तो कुल मिलाकर के मिला जुला मामला पिछले जो निकाय चुनाव हुए थे उसमें था। इस बार का समीकरण अलग है, क्योंकि मनोज श्रीवास्तव एक बड़ा चेहरा थे बीजेपी के, हिंदुत्ववादी चेहरा थे। एक लोगों के साथ उनकी उम्मीदें जुड़ी थी, जो शिकायतें जाती थी उसका निस्तारण कराते थे वो। लेकिन इस बार जैसे ही वो उनको बीजेपी टिकट दिया, उन्होंने निर्दल ताल ठोक दिया। हालांकि आपसे बता दें कि इस बार उनकी स्थिति बहुत ही नगर क्षेत्र में बड़ी अच्छी है। लड़ाई सीधे सीधे बीजेपी की अगर कहें तो निर्दल प्रत्याशी से है, और जो मोहल्लों के सभासद हैं, मोहल्लों में भी बीजेपी ने जो वहाँ के चेहरे थे उनको टिकट नहीं दिया है। इसलिए इस बार की जो मिर्जापुर की लड़ाई है, या कह लें मिर्जापुर, चुनार, अहरौरा और कछवा नगर पंचायत, तो वो बीजेपी वर्सेस निर्दल प्रत्याशियों की जो दमदारी है वो है। जी, तो बिल्कुल पवन, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन अपने दर्शकों को बता रहे हैं लगातार हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, और इस वक्त सबसे हॉट सीट जिस पर पूरे देश की नजरें हैं वो है अयोध्या सीट, जहां से हमारे संवाददाता रुपेश श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। रुपेश, पूरे देश की नजरें राम की नगरी अयोध्या में। अब देशी नहीं विदेशी पर्यटक श्रद्धालु किस तरीके से अयोध्या में आ रहे हैं, इसलिए नगर निगम की व्यवस्था, शहर की व्यवस्था पर लोगों की खास नजर। किस तरीके से आप वहां पर शहर का माहौल देख रहे हैं? चुनाव शुरू हो चुका है और निकाय चुनाव शुरू होने से बाद जो है, जिस तरह यहाँ पर मोदी जी, जिस तरह सीएम योगी जी 2 बार अभी यहाँ पर समय को संबोधित कर चुके हैं, तो उसको देखते हुए जिस तरह से अयोध्या की सीट बहुत अहम मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरह नगर निगम की सीट है ये, और दूसरी बात यह है अयोध्या का जो एक माहौल है वो अलग है और प्रचार प्रसार तेज हो चुका है। जिस तरह से कल योगी जी यहाँ पर अयोध्या में आए थे, संतोष उन्होंने अपील किया था
कि आप लोग कहीं जाए ना, और 10 तारीख को जो है 10 मई को जो है वोट करने के बाद ही यहाँ जाएं, और लोगों को भी हिदायत दें, बताएं उनको कि जो है कमल के फूल पर मुहर लगा करके बीजेपी को जिताना है। इस तरह से कल जो है योगी जी आए थे, आज जो है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी यहाँ पर रोड शो कर रहे हैं। रोड शो करने के बाद लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि बीजेपी को वोट करें और किसी को वोट न करें। उनका ये भी कहना है कि जिस तरह से अभी तक जो है सपा ने और कांग्रेस ने किसी भी बड़े स्टार को जो है यहाँ पर अयोध्या में प्रचार के लिए नहीं भेजा है, इसे लगता है कि उनको पता है कि बीजेपी यहाँ से जीत रही है। तो अयोध्या में जिस तरह से पूरा राममय माहौल हो गया है, सभी की जबान पे मोदी योगी की बात है, चाहे वो प्रत्याशी हो चाहे वो यहाँ के समर्थक हो, सभी योगी मोदी के गुणगान गा रहे हैं। और बिल्कुल रुपेश, अगर बात करें तो देखिए कल सीएम, आज डिप्टी सीएम, और जीतना तो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व तो पूरा लगा ही हुआ है, लेकिन चुनौती ये भी बड़ी है कि मार्जिन भी बड़ा होना चाहिए कहीं ना कहीं। मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस तरह से देखा जाए तो कल डिप्टी सीएम केशव, आज ब्रजेश पाठक भी यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने दोनों में सभा की थी और सभा को संबोधित भी किया था। आज डिप्टी सीएम जो है केशव प्रसाद मौर्य भी यहाँ मौजूद हैं। तो इस तरह देखा जा रहा है कि अयोध्या एक अहम सीट है, उसको देखते हुए खुद योगी जी इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और जो यहाँ के जो आपके नेता है, बड़े महत्वपूर्ण लोग हैं, उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं, उनसे बात भी कर रहे हैं, क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरह से सपा ने भी अपना प्रचार प्रसार तेज कर दिया है, और यहाँ के जो तेज पांडे पवन हैं वो अपने टीम के साथ जो है निकल चुके हैं प्रचार करने के लिए, और यहाँ के जो आपके गोसाईगंज के विधायक हैं अभय सिंह, वो भी प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। तो देखा जा रहा है कि शहर से लेकर के गांव तक प्रचार प्रसार बहुत तेजी से हो गया है, और अभी शाम को जिस तरह से प्रचार प्रसार में जो है रोक लग गई है, रोक मतलब कि जिस तरह से प्रचार प्रसार होना चाहिए था अभी समाप्त हो गया है, लेकिन जिस तरह से प्रचार प्रसार किया जा रहा है उससे ये लगता है कि कांटे की टक्कर है बीजेपी और सपा में। बिल्कुल साफ तौर पर समझा जा सकता है, कांटे की टक्कर है। 5:45 हो चुका है। रुपेश भी अयोध्या से बने हुए हैं और साथ ही साथ मिर्जापुर से पवन के पास एक बार रुक कर लेंगे। पवन, अगर बात करें तो अभी 15 मिनट का और वक्त है, प्रचार चरम पर है। सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी जो हैं वो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं जनता को लुभाने के लिए। देखिए, जनता को लुभाने के लिए आप कितना भी बड़ा वादा कर लीजिए, लेकिन आज के समय में चूँकि सोशल मीडिया का समय है, जो पुरानी चीज़ें थी, जो पुराने मुद्दे थे, वो कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म बना है, प्रचार का माध्यम बना है, उसको लेकर के आ रहे हैं। जैसे पुराने समय में मिर्ज़ापुर चूँकि नगर पालिका या जो उसका चेयरमैन होता है, उससे लोगों की इतनी उम्मीद होती है कि जो गली मोहल्लों की सफाई हो जाए, समय से सफाई हो जाए, पीने के पानी की शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो जाए। इन सब तमाम मुद्दों को लेकर के जो नगर पालिका के अध्यक्ष होते हैं वो चुने जाते हैं। लेकिन यहाँ की अगर मिर्ज़ापुर की अगर बात करें या तो चुनार की बात करें तो मुद्दे अभी तक वही हैं जो इसके पहले भी चुनाव में मुद्दे वही थे, आज के भी मुद्दे वही हैं। यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आपसे बता दें कि अभी तक मिर्ज़ापुर में कोई एक ढंग का पार्क नहीं है जहाँ पे लोग जाकर के शाम को बैठ पाएँ, या तो सुबह न तो कहीं टहलने की व्यवस्था है, लोग सड़कों पर टहलते हैं। कभी कभी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएँ होती हैं। हालांकि जो विंध्य कॉरिडोर है, विंध्याचल एक माँ विंध्यवासिनी का धाम बन रहा है। कहीं न कहीं जब मुख्यमंत्री भी कल प्रचार में आए थे, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जैसे काशी मथुरा काशी की बात कर ली जाए, उसके बाद विंध्य कॉरिडोर की बात कर ली जाए, तो एक उन्होंने जो वोटर हैं उनको याद दिलाया, मंदिर के नाम पे याद दिलाया। क्योंकि हमारे यहाँ कल 96 विधानसभा का उपचुनाव भी होना है, तो इन सब चीज़ों पे एक वोटरों को लुभाने का। चलिए पवन, मिर्जापुर में भले पार्क ना हो, लेकिन मिर्जापुर एक अपराध को लेकर के जिस तरीके से एक मूवी जरूर आई थी, वो सबने उसका खूब दीदार किया। आप सब मेहमानों का, हमारे संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो 38 जिलों से हमारे संवाददाताओं ने हाल बताया। 12 समाचार पर चुनावी हाल हमारे संवाददाताओं की बड़ी टीम, बड़े पैनल ने, और अब से सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट बाद शोर जो है वो दूसरे चरण का प्रचार का वो थम जाएगा। और हम अपने दर्शकों को लगातार 11 मई को भी इस वादे के साथ अपने दर्शकों को छोड़ जाएंगे कि 11 मई को सुबह 7 बजे से पल पल का अपडेट दिखाने के लिए आपके पास फिर से आएंगे। और अब क्राइम